क्वेश्चन ये है कि क्लिनिकल लेंस से रियल इमोशनल हीलिंग जो है वो कैसी होती है, कैसे दिखती है? अच्छा, रियल इमोशनल हीलिंग के, क्योंकि इमोशनल हीलिंग तभी आती है जब आप किसी ग्रीफ के प्रोसेस से या इस तरह के प्रोसेस से आप गुजरते हो, तो आपकी हीलिंग उस तरह से आती है। क्या किसी का लॉस होता है, कोई ट्रॉमा होता है, उसके बाद हीलिंग आती है। उसकी कोई ना 5 स्टेजेस होती है डिफरेंट किस्म की। सबसे पहले तो डिनाइल में जाता है इंसान के उसके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये कैसे उसके साथ हो गया, तो उस तरह करके उसकी इसमें आती है। फिर एक एंगर भी आता है कि गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। एक सेल्फ गिल्ट वाली जो है वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है। वो इंसान जो है अपने ऊपर डाल रहा होता है, ब्लेम कर रहा होता है चीजों को। फिर उसके बाद जो है ना, मैं ये एक साथ मैं सीक्वेंस में नहीं बता रही, लेकिन मैं आपको जिस तरह से एक हीलिंग वर्क करती है ना, मैं उस तरह से बता रही हूँ। तो फिर उसके बाद आ जाता है, आप बार्गेनिंग करने लग जाते हो, आप अल्लाह ताला से जो है ना दुआओं में करने लग जाते हो कि अल्लाह ताला आप मुझे जो है ना वो चीज दे दें, तो इसके बदले में आप मेरे से कुछ ले लें। आप इस तरह करके जो है ना बार्गेनिंग करने लग जाते हो, दुआएं कर मांगना शुरू हो जाते हो। और फिर उसके बाद जब आपकी वो दुआएं पूरी नहीं होती, क्योंकि इवेंचुअली अल्लाह ताला आपको वही चीज देते हैं जो आपके लिए बेहतरीन होती है, तो आपकी वो दुआएं पूरी नहीं होती, तो आपको डिप्रेशन होने लग जाता है। आप उस टाइम पीरियड में डिप्रेशन में चले जाते हो कि मेरे साथ क्यों हुआ और ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। एंड देन फिर उसके बाद आपकी एक्सेप्टेंस आती है। फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हो इवेंचुअली कि हाँ यार, जो मेरे साथ हुआ वो हो गया है। अब मुझे जो है ना अपने अपने साथ अपने आप को हील अप करना है। मैंने ना एक जगह बात एक अच्छी बहुत पढ़ी थी, एक बुक में बात लिखी हुई थी, और वो बात ये लिखी हुई थी कि देखो, आपको जो जख्म मिल रहे होते हैं ना, वो आपकी आपके अपने वजह से नहीं होता। आपका कसूर नहीं है उस चीज में कि आपको एक जख्म मिला है, या आपको किसी ने टॉर्चर दिया है, या आपको किसी ने हर्ट किया है, वो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को हील अप नहीं कर रहे, वो आपका कसूर है। हीलिंग करना, हील अप करना खुद को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हील अप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अपने इमोशंस को समझें, अपने अपने इमोशंस देखें कि आप क्या फील कर रहे हैं। आप पहले उसको एक्नॉलेज करें कि आप क्या इमोशन फील कर रहे हैं। अगर आप सैड हैं तो ठीक है, आप एक्नॉलेज करें कि यस यू आर फीलिंग सैड, एंड देन फिर उसको नाम दे, लेबल दे। एक साइकोलॉजिस्ट है और उसने जो है ना उसने अपनी थ्योरी में जो है ना वो बताया था कि जब हम इमोशंस को लेबल करने लग जाते हैं, नेम देने लग जाते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो रिएक्टिव मोड से हटकर जो हमारे ब्रेन का जो एक पार्ट है एमिगडाला जिसे कहा जाता है, और वो इमोशनल पार्ट होता है, और वो रिएक्शंस को या इम्पल्स को देखता है। तो उस पार्ट से हटकर हमारा ब्रेन जो है वो थिंकिंग मोड पे चला जाता है। और जब हमारा ब्रेन थिंकिंग मोड पे चला जाता है, तब हम इमोशनल सेल्फ से हटकर रैशनल थिंकिंग में आ जाते हैं। फिर हम सोचने लग जाते हैं अच्छा इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें अपने इमोशंस को लेबल देना जरूरी है। अब लेबल देने में भी ना एक मसला ये होता है कि हम कहते थे आई फील टेरेबल, टेरेबल फील हो रहा है। भाई स्पेसिफिक हो, आपको क्या फील हो रहा है। आप ये कह सकते हो कि यार मुझे ना रिजेक्शन फील हो रही है और मुझे अकेलापन फील हो रहा है। आई फील रिजेक्टेड एंड लोनलीनेस। ये आपकी स्पेसिफिकेशन है, ये आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि हाँ मैं ये फील कर रहा हूँ। टेरेबल का क्या मतलब है, टेरेबल को कैसे डिफाइन करोगे? तो अपने इमोशंस में आप स्पेसिफिक होके जो है ना बात करो। देखो, जब आप स्पेसिफिक होते हो ना, वो आपका एक पाथवे बना देता है। अब डर, अगर आप कहते हो ना मुझे डर लग रहा है, तो डर का मतलब ये है कि डर लीड करता है किसी थ्रेट की तरफ। आपको किसी चीज का खौफ है, थ्रेट है। इसी तरह से अगर आप कहते हो कि मुझे जो है ना वो एंगर फील हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा जो है ना आपका वो किसी चीज से लीड कर रहा है। किसकी तरफ लीड कर रहा है? आपसे कोई बाउंड्री जो है वो टूटी है, या आपसे बाउंड्री मैनेज नहीं हो सकी, या किसी और ने आपकी बाउंड्री क्रॉस की है। तो ये सब चीजें आपको पॉइंट आउट करी होती है, आपको लीड कर दिया। अब यहाँ पे आपको अपने ट्रिगर्स भी पता चले, यहाँ आपको आपके मसाइल भी पता चले। तो अपने इमोशंस को लेबल करना सीखें, ठीक है। वंस आप लेबल कर लेते हैं, फिर आप उनको मैनेज कर सकते हैं। रेगुलेशन, जैसे आपने रेगुलेटर देखा है ना पंखे का, वो क्या कर रहा होता है, वो पंखे की स्पीड को रेगुलेट कर रहा होता है, वो कंट्रोल कर रहा होता है, स्पीड को मैनेज कर रहा होता है।
कि अभी स्पीड तेज है, अब स्पीड इसकी इस तरह से घुमाएंगे तो स्लो हो जाएगी। इसी तरह से हमारे अपने ह्यूमन बॉडी में रेगुलेशन होती है, जो हमारे इमोशंस को रेगुलेट कर रही होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें गुस्सा आ रहा है, तो क्या हम गुस्सा गुस्सा निकाल देंगे? नहीं निकालते, हम गुस्सा मैनेज करते हैं। अब मैनेज करने के बहुत से वेज है। तो अनहेल्दी कोपिंग वेज नहीं आपने अपनाने जिसमें ड्रग यूजेज आ जाता है, स्मोकिंग आ जाती है, एक्सेसिव मोबाइल यूज आ जाता है, एक्सेसिव बिंज ईटिंग आ जाती है। वो चीजें नहीं करनी, आपने हेल्दी वे में जो है ना लेके जाना। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि कौन सी ऐसी, हम सोशियोलॉजिकल एंगल से देखें तो कौन सी ऐसी कम्युनिटीज होती हैं या कौन सी ऐसी कन्वर्सेशंस होती हैं जो कि एक रियल हीलिंग को जो है ना इनहेंस करती हैं, बजाय इसके कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी को करें? तो आई थिंक हमारी कम्युनिटी में बहुत जरूरी है हमारे जो सोशल सपोर्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हम बात करते हैं ऑनलाइन, यानी कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देख लो। आई थिंक देर इज अ नीड टू हैव सच सोशल सपोर्ट ग्रुप्स, ठीक है, जहाँ पे आप बिना जज हुए, बिना कुछ आपको जो है वो मतलब को जज नहीं किया जा रहा, एंड आप अपने दिल की बात कर सको। और कभी कभी ऐसा होता है कि आई फील है कि हम एक अनोनिमस पर्सन से जिस तरह से शेयर कर सकते हैं ना, हम उसने उस तरह से अपने किसी जानने वाले से शेयर नहीं कर सकते। देयर आर टाइम्स जहाँ पे शायद मैंने भी किया है कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस, के मैंने अगर किसी अनोनिमस पर्सन से वो चीज शेयर की ना, आई फील मोर लाइट हार्टेड बाय शेयरिंग दैट, रादर देन कि मैंने अगर किसी ऐसे पर्सन से शेयर की होती जो मेरा जानने वाला होता, राइट? तो आई फील है कि आपके सोशल सपोर्ट ग्रुप्स जो है वो बहुत हेल्प करते हैं इस चीज में। इसी तरह से आपके ऑफलाइन सोशल ग्रुप्स हैं, आप के आई थिंक कम्युनिटी में ऐसे लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे जो है वो एक मिलके बैठे और अपनी जो है वो बातों को शेयर करें, राइट? इससे यही होता है कि आपके जो है वो एटलीस्ट जो आपके इमोशंस वो बॉटल अप नहीं होते हैं, सही है, और आपको एक लिसनिंग ईयर मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे पर्सन के लिए। देन हम थोड़ा अगर एजुकेशनल साइड पे देखें तो हमें जो है वो ऐसे कुछ आई थिंक हमें ऐसे पढ़ाना चाहिए या बताना चाहिए अबाउट इमोशनल लिटरेसी, ठीक है, कि क्यों वो इम्पोर्टेंट है, और आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करना व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, और अगर आप नहीं करोगे तो उसके क्या नुकसान हैं, यू हैव टू नो एंड हाउ टू कॉप एंड हाउ टू जैसे हम अभी आपको सिखा रहे हैं डिफरेंशिएट करना, ठीक है, कि क्या जो है वो रियल हीलिंग और टॉक्सिक पॉजिटिव डिफरेंस है। क्वेश्चन ये है कि फैमिलीज, वर्क प्लेसेस, जो स्कूल्स वगैरह हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं बेसिकली पाकिस्तान में, वो क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि लोग जो है वो बिना डरे या बिना वो शेम फील किए जो है ना वो बोल सके कि आई एम नॉट। अच्छा, पहला तो मैं फैमिली के हवाले से बताऊंगी। फैमिलीज को मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, जो अब पेरेंट्स बन रहे हैं, जो पहले के पेरेंट्स थे, देखें अपने आप को इमोशनली जो है ना लिटरेट रखें। अपने आप को जो इमोशनली जो है ना नॉलेज दें कि ये चीजें भी मैटर करती हैं लाइफ में, इन चीजों के भी असरात होते हैं और ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और फिर वैलिडेट करना सीखिए, अपने बच्चों को वैलिडेट करना सीखिए। और अगर आपके पास कोई बच्चा आके कह रहा है कि मैं ओके फील नहीं कर रहा, सो उससे पूछे, अपना जो इमोशनल जो एक ताल्लुक होता है ना, एक्सप्रेशन, वो उसको क्लियर रखें प्लीज। क्योंकि जब आप उसको जज करते हैं ना, तो वो बच्चा आपसे दूर चला जाता है और आपसे शेयर नहीं कर पाता। और जब वो शेयर नहीं कर पाता ना, फिर वो अपनी वो जो एम्प्टीनेस है ना, वो दूसरों में तलाश करना शुरू कर देता है। और जहाँ पे एक्चुअल जो है लोग फिर फायदा उठाते हैं ऐसे लोगों का। तो प्लीज आप जो है अपने घर के बच्चों के साथ जो है ना, उनको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, उनके इमोशंस को वैलिडेट करें कि वो जो फील करें कि हाँ वो सही फील करें, ताकि उनकी इमोशनल रेगुलेशन हो सके। और अपने बच्चों को इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स सिखाएं। अब तो मैंने बहुत सारी ऐसी बुक्स देखी हैं, छोटी छोटी स्टोरी बुक्स देखी हैं, जिसमें इमोशंस का बताया जाता है। बहुत से लोगों ने ये बुक्स लिखी है, और पाकिस्तान के लोगों ने लिखी है बुक्स, के इमोशंस का बताया जाता है। और इवन मैंने ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे भी एक देखी है, जो बच्चों को बता रही है कि अगर गुस्से में हो तो किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए, और अगर आप दुखी हो किस तरह से करना चाहिए। वो एक इमोशनल रेगुलेशन सिखा रही होती है। तो बुक रीडिंग जो है ना, वो एक बेस्ट चीज होती है, क्योंकि बुक रीडिंग से आपको एम्पैथी गेन होती है। इससे मुझे बड़ी अच्छी मूवी याद है, एनिमेटेड मूवी है, मैंने देखी थी लास्ट ईयर, एंड उसमें यही था कि देयर वाज अ गर्ल, ठीक है, जो कि अपने टीनेज ईयर्स में एंटर हुई थी, एंड उसमें यही बताया था कि हाउ हर इमोशंस वर चेंज, मतलब हाउ हर इमोशंस आर चेंजिंग, राइट? तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशन बताए थे, एंगर, डिस्गस्ट, फियर वगैरह। तो वो उसमें बड़ी अच्छी वो मूवी थी, आई थिंक इनसाइड आउट है। वो इनसाइड आउट है, हाँ इनसाइड आउट है, इमोशंस पे वो है, और वो बहुत अच्छी मूवी है।
डेफिनेटली बहुत अच्छी मूवी है। विद योर किड्स डेफिनेटली इट्स अ गुड मूवी एंड उसमें आपको बहुत कुछ लर्न करेंगे, मुझे बहुत अच्छी लगी वो। और इस तरह के ना आप अपने अपने जो डेली रूटीन में इस तरह के कन्वर्जेशंस को ज्यादा से ज्यादा लाएं ताकि बच्चा इंकरेज फील करे। अब अगर मैं बात करूं स्कूल्स में, तो स्कूल्स में ना देखें बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। और आजकल क्योंकि मैं बताऊं ना, तो जेनजी जिस तरह की इंटेलिजेंट किस्म की और एक्टिव किस्म की जो है ना जनरेशन, जेनजी तो नहीं रही अब, वो डिफरेंट किस्म की, हाँ वो डिफरेंट किस्म की अब हो गई है। कहते हैं उनको जेनजी है लेकिन जेनजी रही नहीं है। तो जो ये आजकल की यंगर जनरेशन है, एआई के दौर में आने वाली जो जनरेशन है, वो फास्टर तरीन जनरेशन है। और अब देखें कि वो बच्चा इतनी छोटी एज में चीजें सीख रहा है, मोबाइल चलाना सीख लेता है इतनी छोटी एज में, टाइपिंग करना सीख जाता है। तो इतनी इतनी जो वो फास्टेस्ट अगर वो जनरेशन है, और अगर हम उनका यूटिलाइज करें, इनको एक भरपूर तरीके से यूटिलाइज करें, तो एक अच्छा होगा। लेकिन स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं। एंड मेरा स्कूल वालों से ये कहना है कि प्लीज प्लीज स्कूल साइकोलॉजिस्ट, स्कूल काउंसलर्स हायर करें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अपने पास जगह दें, उनको आप हायर करें। आपके पास स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी है। दूसरा, अगर आप साइकोलॉजिस्ट हायर नहीं करें तो प्लीज आप ये स्कूल वेलनेस प्रोजेक्ट जो है, अगर कोई कर रहा है स्कूल वेलनेस प्रोजेक्ट, तो उसको करने दें। क्योंकि उससे क्या होगा, टीचर्स को की ट्रेनिंग होगी कि किस तरह से बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज को देखना है। बच्चों को पता चलेगा कौन कौन से इश्यूज होते हैं। अलॉट ऑफ इश्यूज होते हैं बहुत सारे। मेरी क्योंकि अलाइड स्कूल में प्लेसमेंट थी, तो मैंने बहुत सारे इश्यूज देखे थे। और बहुत सारे इश्यूज होते हैं बच्चे में। तीसरी क्लास का बच्चा एक इशू लेके बैठा हुआ है, फोर्थ क्लास का बच्चा इशू लेके बैठा हुआ है, हालांकि आप ये सोच भी नहीं सकते। इमोशंस चैनलाइज करने नहीं आ रहे होते ना कि वो क्या जो है वो फील कर रहे हैं, और वो बस रैंडम दैट डूइंग स्टफ। हाँ, और वर्क प्लेस के बारे में आप करें, वर्क प्लेसेस पे देखें, वर्क प्लेसेस पे भी जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक अदर हायर होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट तो आप हायर करते हो, लेकिन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हायर करना जरूरी है, क्योंकि वो एम्प्लॉयज की जो मेंटल वेलबींग होती है ना, उसको वो देख सके। और एम्प्लॉयज के लिए काउंसलिंग की एक सर्विसेज जो है ना, वो फ्री काउंसलिंग सर्विसेज हो। और मतलब ऑब्वियसली कंपनी पे करेगी उसको, लेकिन जो है वो फ्री जो है वो काउंसलिंग सर्विसेज होनी चाहिए। एक एम्प्लॉयज के लिए जो है ना बेनिफिट होना चाहिए। जब आप एम्प्लॉय से एम्प्लॉयज को इतना कुछ दे दो, तो एक ये पॉजिटिव चीज भी दे दो। और इसमें क्या है कि एम्प्लॉय वेलनेस जो है वो इनिशिएटिव्स होने चाहिए, और वो प्रॉपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दे, प्रॉपर एक साइकोलॉजिस्ट आके दे। और जो है ना एक प्रॉपर इनिशिएटिव्स होने चाहिए। और आपको पता है कि एम्प्लॉयज के बर्नआउट बहुत ज्यादा होता है, और बर्नआउट में पता नहीं चलता कि वो बर्नआउट हो रहा है। लोग समझते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया है, बहुत सारी चीजें हो गई, ट्रॉमा हो गया, लेकिन वो बर्नआउट हो रहा होता है। तो इस बर्नआउट को जो है ना रिलीफ देने के लिए जरूरी है कि आपके पास काउंसलिंग सर्विसेज देने वाला। और हर कंपनी अगर जब ये करने लग जाए ना, एम्प्लॉयज का सोचने लग जाए, तो आई थिंक बेटरमेंट आ सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनीज ऐसा करती है। एग्जैक्टली, आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन और ओवरऑल बर्नआउट वो रिड्यूस हो सकता है। एंड टू बी